हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। तो आज जो हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाए हैं वो पीजीटी समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो संभावना दिख रही है कि अगस्त तक के पीजीटी का एग्ज़ाम हो सकता है। तो उसके लिए आप कम समय में बहुत कुछ पढ़ लें, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज से हम आपके लिए पीजीटी समाजशास्त्र के प्रैक्टिस सेट लाएंगे जिसमें आपको जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस के साथ साथ उसकी व्याख्या देंगे, जिससे कि अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड या कुछ अदर भी पूछा जाता है तो आप बहुत कुछ कर लें और कम समय में आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से या किसका विचार है कि विभिन्न स्तरों के बीच सहयोग तथा परस्पर निर्भरता के संबंध हैं? ऑप्शन ए मार्क्सवादी, ऑप्शन बी प्रकार्यवादी, ऑप्शन सी बहुलवादी या ऑप्शन डी अंतःक्रियावादी। तो आप लोग इतने दिन से आई होप सेल्फ स्टडी या किसी न किसी चीज़ से आप पढ़ ही रहे होंगे। तो यहाँ पे आप लोग गेस भी कीजिए कि आप क्या आंसर देते हैं, ठीक है। और उस आधार पे आप अपने नंबर भी काउंट कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन बी प्रकार्यवादी। तो ये जो है प्रकार्यवादी का कहना था कि कोई भी चीज़ों के बीच में सहयोग और निर्भरता, अगर हम समाज की संरचना का निर्माण करते हैं तो उसके बीच सहयोग और निर्भरता का संबंध जरूर होना चाहिए, ये प्रकार्यवादी मानते थे, ठीक है। आइए अब समझते हैं कि प्रकार्यवाद क्या होता है और इससे कौन कौन से समाजशास्त्री संबंधित हैं। देखिए प्रकार्यवाद, जिसे संरचनात्मक प्रकार्यवाद या प्रकार्यवाद, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो प्रकार्यवादी सोच को विकसित करने वाले अगर समाजशास्त्रियों की बात की जाए तो दुर्खिम और टॉलकॉट पर्सन है। उसके अलावा मैलिनोवस्की और मर्टन भी हैं, ठीक है। तो प्रकार्यवादी सिद्धांत क्या कहता है? तो प्रकार्यवादी सिद्धांत के जो भी समर्थक हैं वो ये मानते हैं कि समाज की जो क्रियाएं होती है वो एक व्यवस्थित तरीके से, मतलब एक सिस्टम के रूप में चलती हैं। और जो ये सिस्टम, ये जो सामाजिक व्यवस्था, ये जो सिस्टम चलता है उसको चलाए रखने के लिए विभिन्न जो तत्व होते हैं वो आत्मनिर्भर होते हैं कि उस व्यवस्था को वो चला सकें, ठीक है। और समाज के ये विभिन्न तत्व एक संपूर्ण व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः समाज एक संपूर्ण व्यवस्था है जिसके व्यवस्थित स्वरूप को बनाए रखने के लिए विभिन्न समूहों और संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। तो प्रकार्यवादी जो भी सिद्धांतकार हैं वो ये कहते हैं कि जो समाज है एक व्यवस्था के रूप में, सिस्टम के रूप में, उसमें विभिन्न तत्व हैं जो उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिसमें समूह हो गया, संस्थाएं हो गया, धर्म हो गया, कानून हो गया, ये सब क्या होते हैं, इस सिस्टम को चलाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अब बात की जाए, जैसे कि प्रकार्यवादी सिद्धांतकारियों ने जो भी प्रकार्यवाद के सिद्धांत को मानते थे उन्होंने क्या क्या बोला। तो अब सबसे पहले बात करेंगे कि समाजशास्त्र में प्रकार की अवधारणा का प्रयोग किसने किया। तो अवधारणा का प्रयोग किसने किया? अगस्त काम्टे और हर्बर्ट स्पेंसर ने। किसने अवधारणा का प्रयोग किया था? अगस्त काम्टे और हर्बर्ट स्पेंसर। इन्होंने क्या किया था? प्रकार्यवाद की अवधारणा का प्रयोग किया था। और ये जो अगस्त काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर थे, ये किस तरह से समाज को देखते थे? ये मानते थे कि जिस तरह मनुष्य का शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बना है उसी तरह समाज में भी विभिन्न इकाइयां हैं जो समाज को व्यवस्थित रूप से चलाती हैं, ठीक। तो इनका ये कहना था। वहीं अगर बात करें इमाइल दुर्खिम ने किस तरह से माना है, प्रकार्यवादी सिद्धांत दिया है, तो इन्होंने बताया है कि समाज में एकता को बनाए रखने के लिए धर्म नैतिक आधार प्रदान करता है और धर्म के आधार पर ही समाज नैतिक मूल्य समाज में एकांकी स्वरूप पुष्ट होता है। तो इमाइल दुर्खिम ने क्या बोला कि धर्म जो होता है वो समाज को एक नैतिक आधार प्रदान करता है और इसी आधार पे समाज में एकात्मकता, मतलब एक स्वरूपता देखने को मिलती है, मतलब किसी तरह का विघटन नहीं देखने को मिलता है, ये बात कही। वहीं अगर बात किया जाए पार्सन्स ने, तो पार्सन्स ने भी इनके दुर्खिम के नैतिक प्रतिबद्धता के नियम पर बल दिया और उन्होंने बताया कि समाज एक व्यवस्था है जिसमें समाजीकरण और सामाजिक नियंत्रण, इन्होंने ये दो प्रकार बताए संतुलन के कि समाज में किस तरह व्यवस्था चल सकती है।
एक समाजीकरण के द्वारा और दूसरा सामाजिक नियंत्रण के द्वारा। ठीक, तो इन्होंने टॉलकोट पर्सन ने इस तरह से बताया कि समाज की व्यवस्था चल सकती है। तीसरा अगर बात की जाए, मैलिनोवस्की ने किस तरह बताया कि प्रकार्यवादी सिद्धांत अपना दिया, तो मैलिनोवस्की ने बताया कि समाज को देखिए, समाज में मैलिनोवस्की का कहना था कि समाज में जो होता है मानव भी रहते हैं और पशु भी रहते हैं, लेकिन मानव के पास अपनी संस्कृति होती है और संस्कृति का निर्माण कैसे होगा, जब मनुष्य की अनेक आवश्यकताएं होंगी उसकी वो पूर्ति करेगा और उससे ही संस्कृति का निर्माण होगा। तो इस आधार पर इन्होंने मनुष्य की 7 आवश्यकताएं भी बताई, जिसमें शरीर, पोषण और भोजन, दूसरा इन्होंने बताया था प्रजनन, तीसरा इन्होंने बताया था शारीरिक आराम, चौथा बताया सुरक्षा, पांचवा गति, छठा इन्होंने वृद्धि और सातवां स्वास्थ्य। तो ये सब आवश्यकताएं जब मनुष्य पूरा करेगा अपनी, तो संस्कृति का निर्माण होगा और इस तरह एक समाज में व्यवस्था या सिस्टम के रूप में उभरेगी। ये बात किया था मैलिनोवस्की ने। और वहीं मर्टन ने बात किया जाए तो मर्टन ने प्रकार्यवाद के लिए 4 अवधारणाएं दी थी, प्रकार्य, अकार्य, प्रकट प्रकार्य और अंतर्निहित प्रकार्य। तो ये जब क्वेश्चंस आएंगे तो हम आपको अच्छे से समझा देंगे। यहाँ पे मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया है कि प्रकार्यवाद क्या होता है और इनसे कौन कौन से समाजशास्त्री संबंधित हैं। आइए अब बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस संदर्भ के अनुसार किसी घटना का अर्थ वस्तु में निहित नहीं होता बल्कि यह सामाजिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, ऑप्शन बी नरजाति कार्य प्रणाली, ऑप्शन सी प्रघटना विज्ञान या ऑप्शन डी सामाजिक क्रिया। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस घटना का अर्थ वस्तु में निहित नहीं बल्कि समाज की प्रक्रियाओं से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद होता है वो उसके अंतर्गत ये बात की गई है कि किसी भी घटना का जो अर्थ होगा वो वस्तु में निहित नहीं होगा बल्कि वो समाज की प्रक्रियाओं से उत्पन्न होगा। ठीक है, तो अब आइए इसको हम समझ लेते हैं कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद क्या होता है। देखिए, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को समझने से पहले हम प्रतीकात्मकवाद को समझते हैं कि क्या होता है। तो प्रतीकात्मकवाद क्या होगा? प्रतीकों को व्यवहार में लाने की एक विधि और नियम होगा। ठीक है, प्रतीकात्मकवाद मतलब प्रतीकों को व्यवहार में लाने की एक विधि या नियम। मतलब जब हम किसी भी प्रतीक को अपने व्यवहार में लाते हैं और उसके अनुसार ही आचरण करते हैं, मतलब किसी भी प्रतीक को एक यथार्थ कल्पना के रूप में ले लेते हैं और उसी के आधार पे उस चीज़ों को मानने लगते हैं, तो वो क्या होगा? प्रतीकात्मकवाद होगा। जैसे उदाहरण में समझिए, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है देवी सरस्वती विद्या का प्रतीक। तो ये चीज़ हमने क्या बनाया? एक प्रतीक या संकेत या यथार्थ कल्पना की कि देवी सरस्वती को क्या माना? विद्या का प्रतीक माना। वहीं दुर्गा माता को शक्ति का प्रतीक माना और ब्रह्मा जी को सृष्टि का प्रतीक माना कि वो सृष्टि के निर्माणक हैं। तो ये सब क्या है? ये प्रतीक हैं और इन प्रतीकों को हम व्यवहार में जब लाते हैं और व्यवहार में जब अपनाते हैं और मानते हैं तो इसे क्या बोलेंगे? प्रतीकात्मकवाद बोलेंगे। ठीक, और इसके आधार पर अगर बात किया जाए तो सामाजिक जीवन में ये जो प्रतीक होते हैं वो अंतःक्रिया के दौरान पनपते हैं। अब अंतःक्रिया के दौरान कैसे पनपेंगे? तो देखिए, मान लीजिए राष्ट्रीय झंडा, ठीक, हमारा राष्ट्रीय झंडा वो जो होता है वो कपड़ा ना हो करके एक जो होता है सामूहिक प्रतिनिधित्व, मतलब समूह का प्रतिनिधित्व करता है राष्ट्रीय जीवन के। तो इसी के लिए बहुत सारे हमारे वीर जवान क्या होता है? अपनी जान की बाजी लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक कपड़ा नहीं होता है, वो क्या करता है? वो राष्ट्रीय जीवन का सामूहिक प्रतिनिधित्व करता है राष्ट्रीय झंडा हमारा। ठीक है, तो उसका आदर सम्मान करना और ये सब चीज़ें हमारा क्या होता है? एक प्रतीक बन जाता है और हम लोग ऐसा ही व्यवहार में उसे अपनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसे समाज या समूह द्वारा प्रचलन में लाया जाता है और मान्यता दी गई है। तो इस आधार पे ये सामूहिक प्रतिनिधित्व के रूप में भी समझ सकते हैं और इसको ये मान सकते हैं कि इस प्रतीक को सामाजिक जीवन में अंतःक्रिया के दौरान मान्यता मिली है। तो इसी आधार पे कहा गया कि सामाजिक जीवन में ये प्रतीक अंतःक्रिया के दौरान पनपते हैं। और तीसरा, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया पद की जो उत्पत्ति है वो हर्बर्ट ब्लूमर से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो अगर बात किया जाएगा प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की उत्पत्ति किसने की? तो हर्बर्ट ब्लूमर ने की, जो 1969 में प्रकाशित पुस्तक, इनकी जो पुस्तक थी सिंबॉलिक इंटरएक्शनिज्म पर्सपेक्टिव एंड द मेथड, इसमें इन्होंने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की विवेचना किया है और उसका व्यवस्थित रूप से बताया। तथा अगर बात की जाए इसका वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप किसने दिया है? तो J.H. मीड ने दिया है।
और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अनुसार समाज जो होता है वो गतिशील होता है। क्यों? क्योंकि समाज को निर्मित करने वाली समाज की क्रियाएं और भूमिकाएं जो होती हैं वो बदलती रहती हैं। इसलिए इन्होंने जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है वो ये मानता है कि समाज जो होता है वो गतिशील होता है। और समाज के अगर प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अनुसार प्रतीकों के माध्यम से ही व्यक्ति एक दूसरे से अंतःक्रिया करता, अर्थात प्रतीक के अभाव में मानवीय अंतःक्रिया संभव नहीं होती है। जैसे प्रतीक का सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माने तो भाषा। तो भाषा जो होती है वो अंतःक्रिया का माध्यम है और इसके माध्यम से ही हम बहुत सारी चीज़ों को एक दूसरे से कह सकते हैं, समझ सकते हैं और सुना सकते हैं। और बहुत सारे हम लोग जैसे हाव भाव के द्वारा भी हर चीज़ों को समझाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रतीक के माध्यम से अंतःक्रिया करना, तो इसे ही प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, नरजाति प्रणाली विज्ञान में वह परिस्थिति किसी रूप में जानी जाती है जिसमें उन पद्धतियों पर प्रकाश डालने के लिए सामाजिक वास्तविकता का उल्लंघन वास्तविकता का निर्माण करते हैं। ऑप्शन ए प्रलेखन विधि, ऑप्शन बी प्रयोग का पालन नहीं करना, ऑप्शन सी निर्देशकता या ऑप्शन डी लेखाकरण। तो यहाँ पे बात किया गया है कि नरजाति प्रणाली विज्ञान में वो कौन सी परिस्थिति है जो सामाजिक वास्तविकता का उल्लंघन वास्तविकता का निर्माण करते हैं, मतलब सामाजिक वास्तविकता का ना करके उल्लंघन वास्तविकता का निर्माण करते हैं। तो वो कौन सी चीज़ है यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी प्रयोग का पालन ना करना। तो जब हम प्रयोगों का पालन नहीं करेंगे तो हम सामाजिक वास्तविकता की जगह पे उल्लंघन वास्तविकता का निर्माण कर सकते हैं, प्रयोग का पालन नहीं करना। तो देखिए अब समझते हैं नरजाति प्रणाली विज्ञान, जिसे लोक विधि विज्ञान भी बोल सकते हैं। तो नरजाति प्रणाली विज्ञान, तो देखिए पहले बात करते हैं जैसे समाजशास्त्र के जो अध्ययन का विषय होगा वो सामाजिक संरचना और सामाजिक प्रक्रियाएं होता है। ठीक है, जो भी समाजशास्त्र का अध्ययन का विषय होगा वो कहीं ना कहीं सामाजिक संरचनाओं से या फिर सामाजिक प्रक्रियाओं से संबंधित होता है। तो अगर हम प्राचीन अर्थ में देखें तो इसमें जो सामाजिक संरचनाएं होती थी वो वस्तुनिष्ठ और बाध्यकारी रूप में मानी जाती है। मतलब जो भी सामाजिक संरचनाएं थी उनको जैसा बना दिया गया तो उसके विषय में कोई भी तर्क नहीं होता, तो उसे उसी रूप में मान लिया जाता था। ठीक, वहीं अगर नरजाति पद्धतिशास्त्र या एथनोमेथोडोलॉजिस्ट दावा करते हैं कि संसार की वस्तुनिष्ठ या बाध्यकारी सामाजिक संरचनाएं सामाजिक संरचना गतिविधि के द्वारा पैदा होती हैं। तो उन्होंने बताया कि जो भी संसार में वस्तुनिष्ठ या बाध्यकारी सामाजिक संरचनाएं या प्रक्रियाएं हैं उन्हें समाज की गतिविधियों के द्वारा उत्पन्न किया गया है, जैसे कि परंपराएं, प्रथाएं या प्रक्रियाओं के द्वारा। तो जब समाज की गतिविधि की बात होगी तो जाहिर सी बात है दैनिक जीवन की बात होगी। तो नरजाति पद्धति शास्त्र के या प्रणाली विज्ञान ये मानता है कि हम अपने दैनिक जीवन में जो करते हैं उस अनुभव के आधार पर क्या सीखते हैं वो नरजाति प्रणाली विज्ञान के अंतर्गत रखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित भारतीय समाजशास्त्रियों में किसने सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययन के लिए एकीकृत उपागम की पैरवी की है। ऑप्शन ए डीपी मुखर्जी, ऑप्शन बी राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन सी राधा कृष्णन मुखर्जी या ऑप्शन डी आंद्रे बेताई। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी राधा कमल मुखर्जी। तो राधा कमल मुखर्जी ने जो है ये सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययन के लिए एकीकृत उपागम की पैरवी की है। ठीक, तो सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययन के लिए किसने एकीकृत उपागम की पैरवी की है, तो राधा कमल मुखर्जी ने की है। आइए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जब किसी मलिन बस्ती में मुख्यतः या अन्य रूप से एक ही नरजाति या प्रजाति के लोग रहते हैं तो इसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए संकेंद्रण, ऑप्शन बी उपबस्ती या मोहल्ला, ऑप्शन सी झुग्गी झोपड़ी या घेटो या ऑप्शन डी बस्ती। तो यहाँ पे बात की गई है कि मलिन बस्तियाँ जब एक ही नरजाति या प्रजाति के लोग जब एक जगह पे रहते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी झुग्गी झोपड़ी। ठीक है, झुग्गी झोपड़ी या घेटू बोल लो। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ही प्रजाति या एक ही नरजाति के समूह के लोग रहते होंगे। ठीक, झुग्गी झोपड़ी उसे बोलेंगे। और अगर बात किया जाए कि मलिन बस्तियों की, तो झुग्गी झोपड़ियों की कितने हैं भारत में, तो भारत की सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में
65 मिलियन लोग जो हैं वो शहरी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। ठीक है, 65 मिलियन लोग सन 2011 की जनगणना के अनुसार, इसे याद रखिएगा, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। और अगर इन आंकड़ों को देखा जाए तो अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका और स्पेन की देश की जो सारी आबादी है उससे कई अधिक भारत में की सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 65 मिलियन लोग झुग्गी झोपड़ी में, शहरी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में अधिनियमित महिलाओं के प्रति अपराध से संबंधित निम्नलिखित अधिनियमों का सही कालक्रम कौन सा है? 1. प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक PNDT अधिनियम और नियम। 2. दहेज प्रतिषेध अधिनियम। 3. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। 4. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है 1, 2, 3, 4, ऑप्शन बी है 2, 4, 1, 3, ऑप्शन सी है 4, 3, 2, 1 या ऑप्शन डी है 2, 1, 3, 4। तो आइए आंसर बताने से पहले जानते हैं, जैसे कि देखिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम ये 1961, वहीं अगर PNDT की बात करें तो ये 1994 और घरेलू हिंसा अधिनियम ये 2005 और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम तो ये 2013। ठीक, तो ये है, तो उस आधार पे आपका ऑप्शन बनेगा सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो देखिए ये ऑप्शन में कहीं है, मे बी ऑप्शन में मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो सेकंड, 1, थर्ड एंड फोर्थ होगा। ठीक, आइए अब समझ लेते हैं कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम, PNDT, घरेलू हिंसा अधिनियम या कार्यस्थल में महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किया गया है। पहले बात करते हैं दहेज निषेध अधिनियम। तो ये 1961 में आया और इसमें संशोधन 1984 और 86 में किया गया। इसके अनुसार क्या होता है दहेज निषेध अधिनियम में कि दहेज लेने देने या लेन देन में सहयोग करने वाले को 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपये का जुर्माना दिया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए धारा 498A क्या है, तो इसमें पति या रिश्तेदारों द्वारा अगर किसी संपत्ति या कीमती वस्तुओं की अगर मांग या डिमांड की जाती है तो धारा 498A लगेगी, जिसके अंतर्गत 3 साल की कैद और जुर्माना होगा। और अगर धारा 406 की बात की जाए तो इसके अंतर्गत लड़की के पति या ससुराल वालों के लिए 3 साल की कैद और जुर्माना या दोनों हो सकता है, लेकिन कब होगा जब वो लड़की का जो भी स्त्री धन है उसे सौंपने से मना कर देंगे। तो मतलब जो लड़की शादी के समय जो भी अपना सामान लाएगी, जो भी धन आपको देगी, जो भी चीज़ें होगी, अगर उसे सौंपने से आप मना करते हैं तो धारा 406 के अंतर्गत उसके पति या ससुराल वालों को 3 साल की कैद या जुर्माना दोनों हो सकता है। वहीं अगर बात की जाए धारा 304B तो इसके अंतर्गत ये होता है कि यदि किसी लड़की के विवाह के 7 साल के भीतर असमान परिस्थिति में मौत हो जाती है और ये साबित कर दिया जाता है कि मौत में उसे दहेज द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अंतर्गत लड़की के पति और रिश्तेदारों को कम से कम 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। इस चीज़ का प्रावधान किया गया है। अब आइए समझ लेते हैं PNDT क्या होता है। तो ये अधिनियम कब लागू किया गया? 1994 में लागू किया गया। इस अधिनियम में प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण के प्रतिबंध पे रोक लगा दिया। क्यों? क्योंकि इस जो कन्या भ्रूण हत्या थी उसको रोकने के लिए और भारत में गिरते हुए लिंगानुपात को रोकने के लिए इसे लागू किया गया। और इसमें 3 साल की कैद और 10,000 तक का जुर्माना का प्रावधान रखा गया। वहीं घरेलू हिंसा अधिनियम सन 2005 में लागू किया गया। इसमें क्या हुआ कि अगर किसी भी स्त्री के साथ उसके स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन या किसी को क्षति पहुंचाते हैं या मानसिक व शारीरिक हानि पहुंचाते हैं तो इसे किसके अंतर्गत रखा जाएगा? घरेलू हिंसा के अंतर्गत रखा जाएगा। और घरेलू हिंसा अधिनियम से पहले विवाहित महिला के पास परिवार द्वारा मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किए जाने की दशा में भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का के तहत शिकायत करने का प्रावधान था। तो ये हो गया घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। और अब अगर बात करें कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम जो कि 2013 में लागू किया गया, तो इसमें बात की गई कि जिन संस्थानों में 10 से अधिक लोग काम कर रहे हैं वहाँ यह अधिनियम पहली बात तो लागू होगा। दूसरा, यह अधिनियम कब लागू हुआ? तो यह अधिनियम 9 दिसंबर सन 2013 को प्रभाव में आया। ठीक है,
तो हमने आपको बहुत शॉर्ट में बता दिया है। अगर आपको इसे पढ़ना है तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आप और भी क्वेश्चंस के आंसर देना चाहते हैं तो उसके लिए आप फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हम क्वेश्चंस डालते रहते हैं। आप उसके आंसर भी देख सकते हैं और आप खुद आंसर को दे भी सकते हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अपराध के विभेदक साहचर्य के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? ऑप्शन ए कोहेन, ऑप्शन बी हॉवर्ड वेकर, ऑप्शन सी RK मर्टन या ऑप्शन डी EH सदरलैंड। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, EH सदरलैंड ने विभेदक साहचर्य का सिद्धांत दिया। ठीक है, विभेदक साहचर्य का सिद्धांत किसने दिया? EH सदरलैंड ने। तो आइए अब जानते हैं कि विभेदक साहचर्य सिद्धांत क्या होता है। देखिए, विभेदक साहचर्य सिद्धांत, जिसे डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी भी बोल सकते हैं, ये 1939 में आया। उसके बाद 1947 में से संशोधन किया गया। इसके अनुसार इसमें ये चीज़ कहा सदरलैंड ने कि जो व्यक्ति अगर जो भी पहले इसे पढ़ लेते, देखिए डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी का प्रस्ताव है कि आपराधिक व्यवहार के लिए मूल्य, दृष्टिकोण, तकनीकी और उद्देश्य दूसरों के साथ बातचीत करने के माध्यम से सीखे जाते हैं। दूसरे लोगों के साथ बातचीत के माध्यम से आपराधिक व्यवहार के लिए मूल्य, दृष्टिकोण, तकनीक व मकसद सीखते हैं। तो ये डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी में सदरलैंड ने बताया कि जो व्यक्ति अपराधियों के बारे में बताया कि अपराधी जो होते हैं अपराध कैसे सीखते हैं, वो दूसरे व्यक्तियों से व्यवहार, उनके मूल्यों के कैसे मूल्य हैं, कैसे लोग बात कर रहे हैं और कैसे तकनीकी उनकी कैसा दृष्टिकोण है, उससे वो क्या करते हैं अपराध की, होता नहीं है जैसे किसी की व्यक्ति को कोई जान लेता है कि ये लोग ऐसे व्यक्ति हैं तो उनके साथ वैसा अपराध किया जाता है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि अगर कोई सीधा व्यक्ति होता है तो उसको लोग अधिकतर सताते हैं। तो उस आधार पे इन्होंने बताया था कि अपराधी जो होते हैं वो दूसरों के व्यवहार के आधार पर अपराध करते हैं। ये डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी के माध्यम से सदरलैंड ने समझाया। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किसका मत था कि वस्तुतः यह अप्रवासी नहीं अपितु अमेरिका में पैदा हुआ श्वेत था जो उच्च अपराध दर के लिए मुख्यतः उत्तरदायी था? ऑप्शन ए हरमन मैनहीम, ऑप्शन बी गार्डन रोज, ऑप्शन सी EH सदरलैंड या ऑप्शन डी विलियम F वाइट। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए हरमन मैनहीम। तो हरमन मैनहीम ने कहा कि यह अप्रवासी नहीं अपितु अमेरिका में पैदा हुआ श्वेत था जो कि उच्च अपराध दर के लिए मुख्यतः उत्तरदायी था। ठीक है, उच्च अपराध मतलब श्वेतवसन अपराध। इस चीज़ को अभी जब क्वेश्चंस आएंगे तो मैं समझा दूंगी। यहाँ पे बस इतनी डेफिनेशन याद कर लीजिए कि हरमन मैनहीम ने कहा है कि यह अप्रवासी नहीं अपितु अमेरिका में पैदा हुआ श्वेत था जो उच्च अपराध दर के लिए मुख्यतः उत्तरदायी था। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में कौन सा महानगर आर्थिक रूप से सबसे कम असमानताओं वाला या असमानता के मापन के अनुरूप है? ऑप्शन ए हावड़ा, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलुरु या ऑप्शन डी लुधियाना। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए हावड़ा। ठीक, तो हावड़ा महानगर जो है वो आर्थिक रूप से सबसे कम असमानताओं वाला शहर है। आइए अब जानते हैं महानगर के बारे में। तो सन 2011 के जो आंकड़े हैं उनके आधार पर अगर हम महानगरों के बारे में जानने की बात करें तो अगर महानगर की बात करें तो 53 नगर हैं। ठीक है, महानगर कुल कितने हैं? 53 है सन 2011 के आंकड़ा के अनुसार। और अगर बात की जाए 40 प्लस वाले कितने जनसंख्या वाले महानगर हैं तो 9 है। और अगर 10 से 40 लाख की जनसंख्या वालों की बात की जाएगी तो 44 हैं। और देखिए 40 प्लस जो कि 9 है महानगर, अगर इनकी बात की जाए कौन कौन से हैं तो इसमें मुंबई आएगा, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और अहमदाबाद, पुणे तथा सूरत। ठीक, ये जो महानगर हैं 9, ये 40 प्लस जनसंख्या वाले हैं। और वहीं 10 से 40 लाख जनसंख्या वाले टोटल 44 महानगर आते हैं, जिसमें से कुल अगर देखेंगे तो 53 महानगर की बात की जा रही है। तो अगर कुल महानगरों की जनसंख्या की बात की जाएगी कितनी है तो 160.72 मिलियन है, जो कि कुल नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है तो 42.6% है। और अगर बात की जाए कि सन 2001 की तुलना में सन 2011 में कितने महानगर की वृद्धि हुई है तो
0.95% की वृद्धि हुई है। वहीं अगर बात की जाए कि सन 2011 में राज्यों के संदर्भ में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 महानगरों में सर्वाधिक, तो उत्तर प्रदेश जिनकी 10 लाख से अधिक जनसंख्या है, ठीक है, तो उसमें पहला उत्तर प्रदेश आएगा, केरल आएगा, फिर उसके बाद महाराष्ट्र होगा और मध्य प्रदेश होगा, गुजरात होगा और तमिलनाडु होगा। तो ये क्रम है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट थे जो कि महानगर से संबंधित, इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा और एक दो बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, जैसे कि ये वाला जो कुल महानगर 53, तो ये यूजीसी नेट अगर जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके लिए मैं बता दूँ, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है यूजीसी नेट में कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार कुल महानगर कितने हैं, तो 53 है। तो मे भी हो सकता है ये पीजीटी में भी पूछा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। जनगणना सन 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या की वृद्धि दर सर्वाधिक है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी गुजरात। तो देखिए यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं उसके अनुसार पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन जो है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है किस राज्य की। तो यहाँ पे आंसर होगा हरियाणा, ठीक है। तो इन चारों में अगर देखा जाए तो हरियाणा की जो वृद्धि दर है वो सर्वाधिक है। कितनी है? तो 19.90। वहीं अगर बात की जाए पंजाब की कितनी है, तो 13.73, ठीक। और अगर बात की जाए महाराष्ट्र की कितनी है, तो 15.90 है। और गुजरात की बात की जाए तो 19.17, ठीक। तो उस आधार पे हरियाणा की जो कि 19.90 है, तो इस राज्य की जनसंख्या की वृद्धि दर सर्वाधिक है। अब आइए कुछ इसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि जनगणना सन 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या सन 2001 से सन 2011 के बीच में कितनी की वृद्धि हुई है, तो 17.72। और देखिए कहीं कहीं 17.72 लिखा है, तो कहीं पर 17.64। वैसे तो 17.64, ठीक, इसे पढ़िएगा आप, 17.64 की वृद्धि हुई है, ठीक। और अगर बात किया जाएगा कि मेघालय राज्य की, तो इसकी जनसंख्या वृद्धि दर जो कि सबसे अधिक रही है 27.95% रही है। वहीं चंडीगढ़, उत्तराखंड, असम की जनसंख्या वृद्धि दर भारत की जनसंख्या वृद्धि दर के आसपास है, मतलब 17, देखिए टोटल ऑल ओवर 17.64 है। तो वहीं चंडीगढ़ जो है और उत्तराखंड, असम, ये सब भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है उसके आसपास है। और लक्षद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सभी संघ शासित प्रदेशों में सबसे कम 6.30। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लक्षद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो 6.30 है, ठीक। अगर बात किया जाएगा कि अगर संघीय क्षेत्र बताया जाए तो दमन और दीव, दादरा नगर हवेली और लक्षद्वीप, ठीक। और आइए और चीज़ें जानते हैं। जैसे कि भारत की जनसंख्या 16.16% भाग उत्तर प्रदेश में रह रही है, जिसमें से अगर नागालैंड की बात की जाए वृद्धि दर की, तो ये हम माइनस में रही है। कितनी रही है? -0.58% रही है। तो इसे आप पढ़ लीजिएगा, हमने जल्दी जल्दी में बता दिया क्योंकि वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो जाता है, फिर इसलिए आप इसको रुक रुक करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप ये जो हम आपको आंकड़े भी दे रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो इन्हें आप इतना पढ़ लेंगे तो काफ़ी कुछ तैयार हो जाएगा आपका। और फ्रेंड्स, और अगर आपको पसंद आया प्रैक्टिस सेट तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।